एक समान त्वरित गति। तो बच्चों आज हम एक समान त्वरित गति के बारे में पढ़ेंगे। तो एक समान त्वरित गति किसे कहते हैं? सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। वास्तव में एक समान त्वरित गति होता क्या है? यदि कोई वस्तु इस प्रकार गति करे कि समान समय अंतराल में उसमें वेग में जो परिवर्तन होता है वह यदि एक समान हो तो उस स्थिति में उस प्रकार की गति को हम एक समान त्वरित गति कहते हैं। अर्थात यहाँ पर एक समान त्वरित गति में जो वस्तु के वेग में जो परिवर्तन जो होता है वह प्रत्येक समय अंतराल के लिए एक समान होता है। तो इस प्रकार की गति को हम एक समान त्वरित गति कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, यदि कोई वस्तु या कोई पिंड ऊपर से स्वतंत्रतापूर्वक नीचे की ओर गिरता है तो वह वस्तु प्रति सेकेंड मतलब उसमें जो त्वरण जो उत्पन्न जो होता है वह 9.8 मीटर का परिवर्तन होता है प्रति सेकेंड, और 9.8 मीटर प्रति सेकेंड उसका मान बढ़ते जाता है। और इसी को हम 9.8 मीटर प्रति सेकेंड का जो स्क्वायर होता है इसको हम बोलते हैं, ये जो मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान होता है। तो स्मॉल जी बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जहाँ पर स्मॉल जी को कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है, या यदि कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, या गुरुत्वाकर्षण के अधीन हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो उसमें जो त्वरण जो उत्पन्न होता है वह गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है, और उसका मान होता है जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। यह जब वस्तु ऊपर से नीचे गिरता है तब इसका मान धनात्मक होता है, और जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उस स्थिति में चूंकि वेग का मान कम होता है इसलिए गुरुत्वीय त्वरण का मान भी घटता है। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर एक समान त्वरित गति में न्यूटन ने कुछ गति के समीकरण दिए थे, बताए थे। एक समान त्वरित गति के लिए एक समान त्वरित गति के लिए गति के समीकरण। तो एक समान त्वरित गति के लिए गति के समीकरण, ये वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है, वस्तु का अंतिम वेग, वस्तु का त्वरण, वस्तु में उत्पन्न विस्थापन और समय, इन 5 राशियों के बीच संबंध को दर्शाते हैं। तो एक समान त्वरित गति के लिए जो गति के समीकरण जो होते हैं वह किन किन 5 राशियों के बीच संबंध दर्शाते हैं? जैसे u होता है किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग, अर्थात t बराबर 0 पर उसका वेग होता है u, और t समय पर वस्तु का जो वेग होता है, या उसे हम अंतिम वेग भी कहते हैं, तो अंतिम वेग जो होता है वह v के बराबर होता है s विस्थापन, a उत्पन्न त्वरण और t समय। तो गति के जो समीकरण जो होते हैं ये 5 राशियों के बीच संबंध को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें से u है प्रारंभिक वेग, v है अंतिम वेग, s को विस्थापन कहते हैं, a त्वरण है और t समय है। तो यहाँ पर गति के लिए न्यूटन ने 3 समीकरण दिए थे। तो गति के समीकरण ये हैं, हमारे 3 हैं। तो पहला गति का समीकरण है, गति का समीकरण पहला जो होता है वो होता है v बराबर u प्लस at। दूसरा गति का समीकरण या गति का दूसरा समीकरण ये होता है s बराबर ut प्लस 1/2 at का वर्ग। और गति का तीसरा समीकरण होता है
तीसरा गति का समीकरण ये होता है v का वर्ग बराबर u का वर्ग प्लस 2as। तो यहाँ पर गति के 3 समीकरण हैं। v इज इक्वल टू u प्लस at, ये गति का पहला समीकरण है। s बराबर ut प्लस 1/2 at का वर्ग, ये गति का दूसरा समीकरण है। और गति का तीसरा समीकरण v का वर्ग बराबर u का वर्ग प्लस 2as है। तो इस प्रकार से न्यूटन ने ये गति के 3 समीकरण दिए थे, जिसमें से ये जो तीनों समीकरण हैं यह 5 राशियों के बीच संबंध को बताते हैं, जिसमें से u प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, s विस्थापन है, a त्वरण है और t समय है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गति के पहले समीकरण की स्थापना। पहले देखते हैं हम गति के पहले समीकरण। गति का पहला समीकरण है v बराबर u प्लस at की स्थापना। इस सूत्र को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात इसको हम कैसे स्थापित कर सकते हैं। गति के पहले समीकरण की स्थापना। यदि माना वस्तु का प्रारंभिक वेग u है तथा अंतिम वेग अर्थात t समय पर वेग, प्रारंभिक वेग का मतलब शून्य समय में, प्रारंभिक समय मतलब यहाँ पर t बराबर 0 होता है, तो उस स्थिति में प्रारंभिक वेग u है तथा t समय पर वेग, इसी को हम कहते हैं अंतिम वेग। तो अंतिम वेग या t समय पर वेग v है। तो हमको पता है त्वरण बराबर होता है, त्वरण a बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो a बराबर हमको मिल जाएगा यहाँ पर, वेग में परिवर्तन कितना होगा, तो वेग में परिवर्तन बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो यहाँ पर जो t समय पर वेग है वह अंतिम वेग है, तो अंतिम वेग v के बराबर है, ऋण t बराबर 0 मतलब उस स्थिति में जो वेग है वस्तु का प्रारंभिक वेग कहलाता है और वह u के बराबर है। तो a बराबर v माइनस u बटे समय अंतराल कितना होगा, यहाँ पर अंतिम समय t है और प्रारंभिक समय 0 है, तो ये हो जाएगा t माइनस 0। या इसी को हम आगे लिख सकते हैं, तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो at बराबर v माइनस u। या इसी को हम आगे लिख सकते हैं, जब u को इधर पक्षांतर कर देंगे तो u प्लस at बराबर v हो जाएगा। या इसी को हम लिख सकते हैं v बराबर u प्लस a इंटू टी। यह गति का पहला समीकरण है। तो गति के पहले समीकरण से हमको प्राप्त होता है v बराबर u प्लस a t। नीचे में लिख सकते हैं यह गति का पहला समीकरण है। यह गति का पहला समीकरण है। इसके बाद हम देखते हैं गति के दूसरे समीकरण की स्थापना। हमारा जो गति का दूसरा समीकरण है वह है s बराबर ut प्लस 1/2 at का वर्ग। गति के दूसरे समीकरण
गति के दूसरे समीकरण s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी का वर्ग की स्थापना। गति के दूसरे समीकरण s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी के वर्ग की स्थापना। तो यहाँ पर भी मान लेते हैं, माना कोई वस्तु नियत त्वरण से, नियत त्वरण ए से, नियत त्वरण ए से, स्मॉल ए से, नियत त्वरण स्मॉल ए से गतिशील है। और यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग, यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा t समय पर वेग v हो, और यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा t समय पर वेग v हो, तो वस्तु का औसत वेग कितना होगा? हो तो हम उसको निकाल लेते हैं, वस्तु का औसत वेग। तो औसत वेग कितना हो जाएगा? औसत वेग क्या कहलाता है? वस्तु का जो कुल वेग है और कुल, यहाँ पर वस्तु का कुल वेग कितना हो जाएगा? प्रारंभिक वेग है u और अंतिम वेग है v, तो इनका जो औसत जो हो जाएगा u प्लस v बटे 2 हो जाता है। तो वस्तु का औसत वेग बराबर ये हमको मिल जाएगा u प्लस v बटे 2। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर पहला। लेकिन हमको पता है गति के पहले समीकरण से, परंतु गति के पहले समीकरण से v बराबर होता है u प्लस a इंटू टी। अभी हमने कुछ देर पहले देखा था, गति का जो पहला समीकरण वो हमको मिला था v बराबर u प्लस ए टी। तो यहाँ पर देखो, इस मान को हम समीकरण 1 में रखते हैं, अतः समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अब औसत वेग कितना हो जाएगा? समीकरण 1 से औसत वेग बराबर हमको प्राप्त हो जाता है u प्लस v का मान रख देते हैं इसी को, u प्लस ए टी पूरे का बटे 2, या इसी को हम आगे लिख सकते हैं औसत वेग बराबर u और u का टोटल हो जाएगा 2u बटे 2, u मिल जाएगा, 2 को भी एक साथ डिवाइड करते जाते हैं, इसको दो पदों में बांट देते हैं, तो u यहाँ पर हमको मिल जाएगा u प्लस u 2u बटे 2u, फिर प्लस चिन्ह इसमें डिवाइड हो जाएगा 1 बटे 2 ए टी। तो औसत वेग का मान हमको मिल गया u प्लस 1 बटे 2 ए टी। औसत वेग का मान मिला u प्लस 1 बटे 2 ए टी। इसके बाद हम देखते हैं औसत वेग निकालने के बाद यहाँ पर कुल विस्थापन ज्ञात करते हैं। यहाँ पर देखिए, अतः अब वस्तु का कुल विस्थापन यदि
s हो तो विस्थापन s बराबर, क्योंकि हमको पता है वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, इसलिए विस्थापन बराबर हो जाएगा वेग गुणित समय। तो यहाँ पर है हम औसत वेग निकाले हैं, इसलिए औसत वेग गुणित समय। हमारे पास यहाँ पर अंतिम समय कितना है, t है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो इसी को हम आगे लिख सकते हैं s बराबर औसत वेग हमको प्राप्त हुआ है u प्लस 1/2 at के बराबर इंटू समय का मान t, इसमें t का गुणा कर देते हैं, तो ये हमको प्राप्त हो जाता है s बराबर t का गुणा u के साथ होगा, तो ये हो जाएगा ut प्लस 1/2 at का वर्ग। इसको दे देते हैं हम अगला इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 गति के दूसरे समीकरण को प्रदर्शित करता है। समीकरण नंबर 2 गति के दूसरे समीकरण को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ नीचे लिख सकते हैं यह गति का दूसरा समीकरण है। तो इस प्रकार से हमने देखा, पहले हमने गति के पहले समीकरण की स्थापना की। गति का पहला समीकरण था v बराबर u प्लस at, और इसके बाद हमने यहाँ पर गति के दूसरे समीकरण की स्थापना की, और गति का दूसरा समीकरण हमको प्राप्त हुआ s बराबर ut प्लस 1/2 at का वर्ग। इसके पश्चात देखते हैं हम गति का तीसरा समीकरण। यहाँ से स्टार्ट करते हैं गति के तीसरे समीकरण की स्थापना। ये हमारा तीसरा है। गति के तीसरे समीकरण, गति का तीसरा समीकरण है v का वर्ग बराबर u का वर्ग प्लस 2as की स्थापना। गति के तीसरे समीकरण v का वर्ग बराबर u का वर्ग प्लस 2as की स्थापना करेंगे। गति के तीसरे समीकरण की स्थापना करने के लिए हम गति का पहला समीकरण और जो गति का दूसरा समीकरण है, इन दोनों की सहायता से हम गति के तीसरे समीकरण की स्थापना करते हैं। हमको पता है, यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि गति का पहला समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस at। हम यहाँ से t का मान निकालते हैं v बराबर u प्लस at से, तो t का मान कितना निकलेगा, इसको ऐसा लिखा जा सकता है v माइनस u बराबर at, इसलिए u को इधर पक्षांतर कर दिए तो v माइनस u बराबर at हो गया। या इसी को हम लिख सकते हैं t बराबर, ये इसके बटे में आ जाएगा v माइनस u बटे a। इसको दे देते हैं यहाँ पर, इसके लिए, इस समीकरण के लिए पहला इक्वेशन। इसके बाद देखते हैं पुनः गति के दूसरे समीकरण से। पुनः गति के दूसरे समीकरण से, गति का दूसरा समीकरण अभी हमने प्राप्त किया है, इसका मान है, ये समीकरण है s बराबर ut प्लस 1/2 at का वर्ग। इस समीकरण में हम समीकरण 1 से t का मान रखेंगे। समीकरण यहाँ समीकरण 1 से
टी का मान रखने पर। तो यहाँ से हम टी का मान रखेंगे तो उस स्थिति में हमको यहाँ पर मिलेगा यहाँ समीकरण 1 से हम t का मान इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो ये हमको मिल जाएगा, मान रख देते हैं s बराबर u इंटू टी का मान है समीकरण 1 से v माइनस u बटे a प्लस 1/2 a, यहाँ पर भी उसी मान को रख देते हैं v माइनस u बटे a इसका वर्ग, v माइनस u बटे a पूरे का वर्ग। इसके बाद अब इधर देखिए, यहाँ पर s बराबर हो जाएगा, उसको मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा uv माइनस u का वर्ग पूरे का बटे a। फिर धन का चिन्ह है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1/2 इंटू a है, हर में देखो a है और ये पूरे का वर्ग है, इसलिए हर में आ जाएगा। जब a का वर्ग होगा तो a का वर्ग, a के वर्ग के साथ यहाँ का a के कट जाएगा और नीचे हर में बचेगा a, तो यहाँ पर बचेगा 1/2a। उसके बाद अंश में ये पूरा टर्म्स बचेगा v माइनस u का वर्ग, और उसका प्रसार हम यहाँ पर कर देते हैं तो उसका प्रसार हो जाएगा, हमारे पास एक फार्मूला है a माइनस b पूरे के वर्ग का, उसी के आधार पर u माइनस u पूरे के वर्ग का प्रसार हम कर देते हैं। तो उसके आधार पर होता है v का वर्ग प्लस u का वर्ग, तो यहाँ पर माइनस है इसलिए हम माइनस हो जाएगा, माइनस 2u इंटू v। इसके बाद देखिए ये दोनों भिन्नात्मक संख्या हैं, जब भी भिन्नात्मक संख्याओं का योग किया जाता है तो उस स्थिति में हम वहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक या एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर भी दो भिन्नात्मक संख्याएं हैं जिनके हर क्रमशः a और 2a है, तो इसका लघुत्तम हमको 2a के बराबर मिलता है। तो ये मिल जाएगा s बराबर लघुत्तम मिलेगा 2a। इसके बाद कैसे हल करते हैं, पहली जो भिन्नात्मक संख्या है उसके हर में जो संख्या है उससे हम एलसीएम को डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। तो a से 2a को भाग देंगे तो ये 2 बार में जाएगा और 2 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर होता है, मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू uv माइनस u का स्क्वायर। फिर प्लस यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस है, 2a से 2a को भाग देंगे, 1 बार में जाएगा और 1 का गुणा यहाँ पर ब्रैकेट में जो संख्या है उससे होगा, तो यही पूरी संख्या हमको प्राप्त होगी। तो ये मिलेगा v का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर माइनस 2u इंटू v। इसके बाद ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, खोल गुणा कर देते हैं यहाँ पर, तो 2 का गुणा ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2uv माइनस 2u का वर्ग प्लस v का वर्ग प्लस u का वर्ग माइनस 2uv पूरे का बटे नीचे में है 2a। अब यहाँ पर देखो कौन कौन से टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, 2uv से ये धनात्मक है ऋणात्मक है कैंसिल हो जाएगा ये, और यहाँ पर माइनस 2u का वर्ग और u का वर्ग, तो इसमें से घट जाएगा u का वर्ग, तो कितना बचेगा, यहाँ पर मिलेगा s बराबर v का वर्ग धनात्मक है इसलिए पहले लिख देते हैं, इन दोनों को हल करेंगे तो यहाँ पर u का वर्ग मिलेगा बटे 2a, या इसी को हम लिख सकते हैं तिर्यक गुणा हो जाएगा तो 2as बराबर v का वर्ग माइनस u का वर्ग, या इसी को हम लिख सकते हैं u का वर्ग को इधर पक्षांतर कर देते हैं तो ये हमको मिलेगा v का वर्ग बराबर u का वर्ग प्लस 2as।
या इसी को हम आगे लिख सकते हैं v का वर्ग बराबर u का वर्ग को इधर पक्षांतर कर दिए तो u का वर्ग इधर धनात्मक है प्लस 2as। इसको लिख देते हैं अगला समीकरण नंबर 3। यह गति का, यहाँ नीचे लिख सकते हैं, यह गति का तीसरा समीकरण है। तो यह गति का तीसरा समीकरण है। तो इस प्रकार से हमने गति के 3 समीकरण देखे। गति का पहला समीकरण है v बराबर u प्लस at। गति का दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस 1/2 at का वर्ग। और गति का तीसरा समीकरण है v का वर्ग बराबर u का वर्ग प्लस 2as। इसके पश्चात हम यहाँ पर कुछ आंकिक प्रश्न देखते हैं। पहला आंकिक प्रश्न में पहला प्रश्न देखिए। एक वस्तु, प्रश्न लिख लीजिए, एक वस्तु विरामावस्था से गति प्रारंभ करती है विरामावस्था से गति प्रारंभ करती है तथा उसका वेग 5 सेकंड में में 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो वस्तु के त्वरण का मान ज्ञात करो। तो उसका वेग 5 सेकंड में 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो वस्तु का त्वरण ज्ञात कीजिए। इसका हल देखिए। जब भी कोई न्यूमेरिकल प्रश्न हल करते हैं तो हम पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कौन से सूत्र का प्रयोग होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, एक वस्तु विरामावस्था से गति प्रारंभ करती है तथा उसका वेग 5 सेकंड में 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो हमको वस्तु का त्वरण ज्ञात करना है। तो यहाँ हमको जिस सूत्र का उपयोग होगा वह होगा हमारा गति का पहला समीकरण वाला फार्मूला, जिसके आधार पर होता है v बराबर u प्लस at। इस सूत्र का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर दिया है, देखिए u का मान यहाँ पर क्या होगा, वस्तु विरामावस्था से गति प्रारंभ कर रही है, तो यहाँ दिया है, यहाँ u का मान 0 होगा, क्योंकि वस्तु विरामावस्था से चलना स्टार्ट की है, इसलिए u का मान 0 होगा। v का मान कितना दिया है, उसका वेग 5 सेकंड पश्चात, मतलब t का मान दिया है 5 सेकंड पश्चात कितना हो जाता है, 30 मीटर प्रति सेकंड। मतलब v का मान t समय पश्चात कितना हो गया, 30 मीटर प्रति सेकंड, तथा
टी का मान यहाँ पर दिया है, कितने सेकंड में हो जाता है उसका वेग 30 मीटर प्रति सेकंड, 5 सेकंड में। तो टी बराबर है यहाँ पर 5 सेकंड। अतः सूत्र से मिल जाएगा, v का मान रखेंगे हम 30 बराबर u का मान रखेंगे 0 प्लस a इंटू टी का मान कितना रखेंगे 5। तो ये हमको मिलेगा 5a बराबर कितना 30, इसलिए a बराबर मिलेगा 30/5 या इसके बराबर मिल जाएगा। 5 से 30 को भाग देंगे तो 6 बार में चला जाएगा। तो a का मान मिलेगा 6 और इसके बाद इसका मात्रक लिखना है। जब भी हम किसी भौतिक राशि का मान निकालते हैं तो उसका मात्रक लिखना बहुत ज़रूरी है। मात्रक लिखेंगे तभी पता चलेगा कि यह क्या है। केवल 6 लिख देने से पता नहीं चलेगा कि ये त्वरण है। यदि हम इसका मात्रक लिख देंगे तो हम बता सकते हैं कि वह राशि त्वरण है। तो इसका मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने ज्ञात किया वस्तु का त्वरण कितना मिला, 6 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। इसके बाद एक दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दूसरा लिख लीजिए। एक कार एक समान वेग एक समान वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा 36 किलोमीटर प्रति घंटा या HR लिख देते हैं। तो एक कार एक समान वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, ब्रेक लगाने के पर ब्रेक लगाने पर 10 मीटर चलकर रुक जाती है। 10 मीटर चलकर रुक जाती है। तो 5 सेकंड पश्चात उसका वेग, तो 5 सेकंड पश्चात उसका वेग तथा इसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करो। इसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। हमारे पास प्रश्न है, एक कार एक समान वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है या गतिशील है। ब्रेक लगाने पर 10 मीटर चलकर रुक जाती है। तो यहाँ पर हमको यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से इसको सुधार लीजिए। एक कार एक समान वेग से 36 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, ब्रेक लगाने पर 10 मीटर चल करके रुक जाती है। त्वरण की गणना कीजिए तथा बताइए कि, यहाँ पर लिख लीजिए, त्वरण की गणना कीजिए तथा बताइए कि कार रुकने में कितना समय लगेगा। रुकने में कितना समय लगेगा।
यहाँ पर दो प्रश्न एक साथ पूछा गया है। हमारे पास एक कार है जो कि एक समान वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ब्रेक लगाते हैं तो 10 मीटर चल करके रुक जाता है। तो उस स्थिति में हमको पहला है त्वरण ज्ञात करना है, साथ ही साथ ये भी बताना है कि कार को रुकने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पर हल देखिए, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। यहाँ पर दिया है कार का वेग दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। साथ ही साथ दिया है 10 मीटर चल करके वो रुक रहा है। तो 10 मीटर क्या हुआ है, विस्थापित हुआ है, विस्थापन है, एस का मान है। और हमको उस स्थिति में त्वरण की गणना करना है। तो उस स्थिति में यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, जो हमारा जो गति का जो तीसरा समीकरण है, गति का जो तीसरा समीकरण है उसका उपयोग यहाँ पर हम करेंगे। और चूंकि यहाँ पर ब्रेक लगाने पर कार रुक जा रहा है, इसलिए जो अंतिम जो वेग होगा, अंतिम वेग कितना होगा, v का मान 0 हो जाएगा क्योंकि कार रुक रहा है। तो यहाँ पर जो सूत्र का प्रयोग होगा वह सूत्र है v का वर्ग बराबर u का वर्ग प्लस 2as। तो यहाँ पर देखिए ये हमको प्राप्त हो जाएगा, जो दिया है उसको एक बार लिख लेते हैं। दिया है तो कार का प्रारंभिक वेग कितना होगा, u बराबर कार जिस वेग से चल रही है। तो कार कितने वेग से चल रही है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा वेग का एसआई मात्रक नहीं है, तो उसको हम एसआई मात्रक में बदल लेते हैं। तो एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं। तो u बराबर दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो कैसे करेंगे, 36 में किलोमीटर हमको पता है 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, तो 36 में 1000 का गुणा कर देंगे। साथ ही साथ बटे में घंटा है, तो घंटा को हम किस में बदलेंगे, सेकंड में। और हमको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और प्रत्येक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 60 मिनट गुणित 60 सेकंड, मतलब कुल मिला के 1 घंटे में 60 गुणित 60 सेकंड होते हैं। तो जब इसको हम हल करेंगे तो ये मिल जाता है 6 छके 36, मतलब 6 गुणित 6, 6 छके 36, 36 से पूरा ये कैंसिल हो जाएगा, बचा केवल 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमने कार का जो वेग है 36 किलोमीटर प्रति घंटा प्रारंभिक वेग, उसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दिए, तो u बराबर मिला 10 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद दिया है s का मान, s मतलब विस्थापन, कितनी दूर जाकर के रुक रहा है, 10 मीटर, तो ये हो गया 10 मीटर। तथा यहाँ v का मान कितना मिलेगा, 0। v का मान 0 क्यों मिलेगा, क्योंकि ब्रेक लगाने पर वह चलते हुए रुक जाती है, तो अंतिम जो वेग होगा v का मान वह कितना हो जाता है, 0 के बराबर। अब सूत्र में मान रखेंगे। अब सूत्र v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2as से क्या हो जाएगा, 0 बराबर 10 का वर्ग धन 2 इंटू a इंटू s का मान है 10, तो ये हो जाएगा 10 दहम 100 और 10 दूने 20 धन 20a, या इसी को हम आगे लिख सकते हैं 20a बराबर, इसको इधर पक्षांतर के दिए तो -100। तो यहाँ से मिल जाएगा a बराबर -100 बटे 20 बराबर ऋण 5 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो उत्पन्न त्वरण जो होता है वह ऋणात्मक त्वरण है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक त्वरण को मंदन। तो यहाँ पर जो कार में उत्पन्न त्वरण का जो मान होगा a बराबर वो मिलेगा हमको
ऋण 5 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। इसके बाद इसका जो दूसरा भाग है, दूसरा भाग क्या है, बताइए कि कार रुकने में कितना समय लगेगा। तो कार रुकने में समय जितना लगेगा उसके लिए हम गति का पहला समीकरण देखते हैं। अब गति के पहले समीकरण v बराबर u प्लस at से, यहाँ पर फिर मान रख देते हैं हम। किसका किसका मान रखेंगे, a का मान रखेंगे, u का मान रखेंगे और v का मान। तो u का मान कितना मिला है, u का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड रखेंगे। a का मान कितना मिला है, -5 मीटर प्रति सेकेंड का वर्ग। और v का मान कितना है, तो v का मान है हमारे पास 0। तो मान रखिए, अतः इसको ऐसा लिख देते हैं। अतः मान रखने पर ये हो जाएगा v का मान 0, u का मान कितना है 10, धन a का मान कितना है ऋण 5 गुणित t। तो ये कितना मिल जाएगा 10 ऋण 5t, 0 बराबर 10 ऋण 5t। इसका मतलब 5t बराबर कितना हो जाएगा 10। इसको इधर पक्षांतर कर दिए, इसलिए t बराबर 10/5 बराबर कितना मिल जाएगा 2। चूंकि ये t है इसलिए समय का मात्रक क्या होता है सेकंड, तो ये मिल जाएगा 2 सेकंड। तो जब हम ब्रेक लगाएंगे तो कितने सेकंड के बाद कार रुक जाएगा, 2 सेकंड के बाद कार रुक जाएगा। तो इस प्रकार यह गति के जो समीकरण हैं उनसे संबंधित कुछ अंकित प्रश्न थे। इसके बाद आगे के टॉपिक के बारे में हम कल देखेंगे। धन्यवाद।